सभी को नमस्कार। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय नंबर 5, इसका नाम है अधिकार। ठीक है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृति, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का भी दावा जताया जा रहा है। जहां हम प्रायः अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के अधिकार की भी भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना कैरियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चे, गर्भावस्था, भ्रूण और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, अधिकारों के लिए किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। अधिकार क्या है? व्हाट इज राइट्स? अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य के बीच के नाते हम किसके हकदार हैं। ठीक है, अधिकार की बात होती है तो अधिकार बताता है कि नागरिक व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। ठीक है, हम किस चीज़ के लिए अपना प्राप्य समझते हैं। प्राप्त मतलब होता है जरूरी। ठीक है, कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम जरूरी समझते हैं, ऐसी चीज़ें जिनसे समाज में वैध दावों के रूप में स्वीकार करें और जिनका अनुमोदन अनिवार्य हो। ठीक है, और उनका मतलब नहीं है कि हर वह चीज़ जिससे मैं ज़रूरी और वांछनीय समझे अधिकार है। ठीक है, मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वही पहनने अथवा जब चाहूं तो घर लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं उसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ। जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है और के बीच में फ़र्क है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपका जो मन करे वो विद्यालय जाके पहने, आपका जब मन करे आप घर आ जाएं, आपका जब मन करे मतलब आपका जैसा मन करे आप रोड पे चलें। ठीक है, इनके कहने का मतलब है इन अधिकारों के बीच में कुछ फ़र्क है। ठीक है, अधिकार उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार यानी कि लाइवलीहुड का अधिकार, सम्मान सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, लाभकर रोजगार के नियोजित व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, इसलिए यह उस गरिमा के प्रमुख है, अधिकार के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, मतलब राइट टू बी एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, यह हम अधिकार अपने सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। ठीक है, यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नृत्य, संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलाप में। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, क्योंकि यह विश्वासों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है। ठीक है, आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इसकी प्रकृति विश्वजनीन कही जाती है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों की दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देती है। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में जूझ रहे सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, डॉक्टरी शोध न
यह प्रमाणित किया कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, चूँकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती हैं। इसलिए यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीली पदार्थों का सेवन या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण और रंग ढंग को बदल देते हैं, ठीक है, और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंध दवाओं के सेवन के अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि आपका अधिकार जो है ना, वो अधिकार की एक सीमा है, वह एक दायरे में है। आपका अधिकार वहीं तक दिया जाएगा जहां से आपको किसी दूसरे व्यक्ति को खतरा नहीं है, ठीक है। जहां दूसरे व्यक्ति को खतरा हुआ वो समझिए कि आपका अधिकार वहीं पे सीमित हो गया, ठीक है। अधिकार कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है ना, अधिकार कहाँ से आते हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क दे देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक हमें उन हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ठीक है। यानी कि राइट टू बी लाइफ, राइट फॉर लिबर्टी और राइट फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ये 3 अधिकार जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। एक बार फिर से इसको देखते हैं, इस लाइन को। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, पर व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है, ठीक है। इसका दावा करें या ना करें, ये तीनों आपके पास हमेशा रहते हैं, ठीक है। यह अधिकार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमें छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकार के विचार का इस्तेमाल राज्यों अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द के ज़्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो हमारे 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, उन अधिकारों में जो हम लोग कह रहे हैं ना कि प्राकृतिक अधिकार, इन प्राकृतिक अधिकारों के अलावा अभी इस समय करंट में मानवाधिकार शब्द का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार लगता है। ऐसा मानना भी मुश्किल हो जाता है कि कुछ नियम आदर्श होते हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों की ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने के मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मनुष्य के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान का महत्व है। इसका अर्थ है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है, ठीक है। अधिकारों की इतनी समझदारी पर मानव अधिकार, ठीक है, संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र बना, ठीक है। ये 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार का संबंधी घोषणा पत्र बना, ठीक है। उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने का आवश्यक मानता है। पूरी दुनिया के
उत्पीड़ित जन सार्वभौमिक मानवाधिकारों की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों की चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन, लेकिन कुछ अन्य संघर्ष में अभी तक सीमित सफलता ही मिल पाई है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने में संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। ठीक है, विविध समाजों में ज्यों-ज्यों नए खतरे और चुनौतियां उभर आई हैं, त्यों-त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है कि मसलन हम आज प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा की ज़रूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं और उन्हें स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगे पैदा की है। शुद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान उन्हें उनके अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलावों को झेलते हैं, उनके बारे में नई जागरूकताओं के अधिकार हैं। ठीक है, आजीविका के अधिकार हैं, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों को एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डॉफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकार से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में भी देखा होगा कि उन्हें आम जनता का कितना प्रबल समर्थन मिला। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो अपने जीवन का अधिकार है वो सभी लोग मांगते हैं। ठीक है, जब जिसको लगता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ हनन हो रहा है और वही सबकी प्रॉब्लम है, तो उसका जन समर्थन बहुत तेजी से मिलता है। ठीक है, मानवीय गरिमा के बारे में इमैनुअल कांट जो है वो उन्होंने क्या लिखा है, हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी उस जगह समतुल्य कोई दूसरा चीज़ भी नहीं रखी जा सकती है। जिसके विपरीत जो तमाम कीमतों के ऊपर हो और जिसका समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। ठीक है, अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए एक साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है। मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का हकदार है। ठीक है, कांट के लिए लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार था लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। कांट के विचार के अधिकार की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमारे दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। दूसरा, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हम लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। ठीक है, तो बाबू इमैनुअल कांट की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मतलब एक दूसरे के लिए हमको अच्छा आचरण करना चाहिए और मतलब पहली बात तो हम दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा कि हमको दूसरों से अपेक्षा करते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि लोग आपसे इज्जत से बात करें, सम्मान से बात करें, तो आपका भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि सामने वाले से बहुत ही इज्जत, सम्मान और गरिमा के साथ बात करें। ठीक है, दूसरा, यह निश्चित करना चाहिए कि दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, यूज करना, तो आपके मन में ये ना हो कि सामने वाले को केवल यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। ठीक है, आह्वान करते हैं। ठीक है,
एकजुट होने, अब फिर आगे आते हैं यहाँ पे कि यहाँ आते हैं कि अब लोगों का आह्वान करते हैं, हमें इन दावों के विस्तार अथवा प्रभाव को कम करने करके नहीं आंकना चाहिए। इनमें अक्सर अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गोल्डॉफ की कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले ये दो बच्चों के बीच में कुछ वाद विवाद हो रहा है, उसको सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये। मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वे क्या कर सकते हैं? जानते हो, अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रही है कि अब इस बच्ची को पता है कि हमारे पास सूचना का अधिकार है, उस बच्चे को नहीं पता है, तभी तो वो बच्चा कह रहा है हम कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। और इस जो दूसरी बच्ची है उसको पता है कि हमारे पास सूचना का अधिकार है कि अगर आपने एप्लीकेशन कोई दिया तो उसका निवारण क्यों नहीं हुआ, उसका वो कारण उसको जानने का उसको अधिकार है, ठीक है। कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। मानवाधिकार के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर है। हमें सार्वजनिक महत्व है महत्व इनमें सार्वजनिक महत्वपूर्ण है सरकार और कानून का समर्थन। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। अपने देश में अधिकारों के विधेयक वहाँ से संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं, ठीक है। जो अधिकारों का विधेयक है वो हमारे संविधान में हमेशा रहता है। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के द्योतक होते हैं। इसलिए कुछ खास अधिकार की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। हम इन लोगों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। अन्य कानून और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के बारे में मानते हैं, जो बुनियादी महत्व को माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकार का भी उल्लेख संभव है जो किसी के देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता का प्रतिबंध का प्रावधान है जो देश के परंपरागत सामाजिक कुप्रथाओं का ध्यान दिलाता है, ठीक है। तो अस्पृश्यता का लिए जो है ना वो प्रतिबंध लगाया गया कि आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगर आप छुआछूत करते हैं तो आप दंड के अधिकारी होंगे, जो अपने संविधान में लिखा हुआ है। क्योंकि भारत एक बहुत ही जाति प्रथा वाला देश रहा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला सिस्टम था। तो अस्पृश्यता का अंत जो है ना वो प्रावधान किया गया है, ठीक है। हमारे दावों को मिलाने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकार को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य से मान्य किया गया हो। कानूनी मान्यता से यकीनन अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है। ऐसा कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन जीने की हमारी समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है, ठीक है। अधिकार मामलों में अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग कर सकते हैं, ठीक है। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य के बुनियादी शिक्षा के प्रावधान करने की मांग करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है, अपनी तरफ से हमें सहयोग कर सकता है, विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकता है और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चों को लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेवारी राज्य की बनती है। मनुष्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है जिनसे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो, ठीक है। तो शिक्षा का जो अधिकार है ना बाबू कि मतलब प्राथमिक विद्यालय तक के बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट सरकार जो शिक्षा दे रही है, तो वही कह रहा है ये कि
जो सरकारें हैं वो भी शिक्षा के अधिकार को मतलब राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं अगर, तो राज्य सत्ता उस पर सहयोग करती है, ठीक है। और राज्य सत्ता उसमें छात्रवृत्तियों के लिए बच्चों के कहते हैं ना कि छात्रवृत्ति के लिए, स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के संचित निधि जमा करती है, ठीक है। फंडिंग करती है, निधि जमा करती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सब बच्चों को, जो बच्चे असहाय या गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो उनको शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति का वो करती है, प्रावधान करती है, ठीक है। तो ये उसकी बात हो रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या क्या करने के योग्य है और क्या नहीं। उदाहरण के लिए मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों के साथ क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके, ठीक है। कि अगर आपको कोई क्षति पहुंचा रहा है तो एक ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसके तहत उसको दंडित किया जाएगा। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर का जीवन का अधिकार है, तो यह राज्य सत्ता से मेरी ऐसी नीतियों के अनुपात की अपेक्षा करता है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करे। दूसरे शब्दों में मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के लिए कुछ वैधानिक दायित्व देता है या सौंपता है। अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य में क्या करना है, ठीक है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मतलब राज्य को क्या करना है ये तो बताते ही हैं, लेकिन क्या राज्य को नहीं करना है ये भी बताते हैं, ठीक है। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो इस कार्रवाई को जायज़ ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति की स्वतंत्रता की कसौटी करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के लिए पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं, ठीक है। देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि अगर कोई भी राज सत्ता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको जब चाहे तब आपको ले जा करके बंद कर दे, या आपको ले जा करके कैद कर दे, या आपके ऊपर कुछ भी शासन करे। उनके कहने का मतलब ये है ना कि वो आपको बंद करने से पहले या दंडित करने से पहले उनको एकदम बढ़िया से बताना पड़ेगा कि वो आपको दंडित क्यों कर रहे हैं या आपको बंद क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरे तरीके से कहा जाए, हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता वैयक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे, ठीक है। ये देखिए दूसरी बात जो कही गई है कि हमारे अधिकार क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं, राज्य की सत्ता व्यक्तिक जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे, ठीक है। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है। हमारे द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक काम किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हितों के लिए होता है, ठीक है। उसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को अपनी ही कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की सुनिश्चित करने के लिए ही होते हैं, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अधिकारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ राइट्स, ठीक है। अधिकारों के क्या प्रकार हैं, तो कह रहा है अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र के रूप में शुरुआत करती है। राजनीतिक अधिकारों को समक्ष बराबरी तथा अधिकारों को समाज के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देते हुए इसमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, उसमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपको पता है कि लोगों के द्वारा लोगों को प्रशासन जो है ना वही क्या होता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इस तरीके से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ चुनावी प्रक्रिया होती है। तो उन सारी राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहा है कि यहाँ पे बराबरी और राजनीतिक प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी का हक देते हैं। हमें प्रतिनिधि चुनने का, वोट देने का और चुनाव लड़ने का, राजनीतिक पार्टियां बनाने का और उनमें शामिल होने का अधिकार है। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र और निष्पक्ष
न्यायिक जांच का अधिकार, ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने एवं असहमत प्रकट करने का अधिकार, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो सीधी बात हो रही है ना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच करने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी की सरकार है तो वो जबरदस्ती कुछ भी जांच करवा लेगा, वो हमारा भी तो कुछ अधिकार है। विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हमको अपने विचार अभिव्यक्ति करना है तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, मैं अपने विचारों को कह सकता हूँ, वो मेरा विचारों को अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार, मतलब प्रतिवाद मतलब सामने वाली पार्टी से वाद विवाद करने का जो अधिकार है, और अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो उस पर असहमत भी प्रकट कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, ठीक है, राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में प्रतिवाद असहमत प्रकट करने का अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर के इस प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली, यानी कि लोकतांत्रिक प्रणाली मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया की प्रणाली का बुनियाद का निर्माण करते हैं, मतलब बेस बनाते हैं, नींव बनाते हैं। लेकिन ऐसा कि पहले बताया गया है, अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार का अधिक महत्व देकर तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि हम लोग जो शासक चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शासक अपना मन माना करे, ठीक है। अगर वो मनमानी करता है तो हम लोगों के पास भी कुछ अधिकार हैं जिनका हम लोग उपयोग करके सरकार का विरोध करते हैं, ठीक है, डिबेट्स करते हैं, वही वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं, तो वही बात कर रहे हैं ये। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, ठीक है। तो राजनीतिक भागीदारी का मतलब बाबू आप अधिकार को पूरी तरह से तभी लाएंगे, सीधी सी बात है, जब रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य आपके लिए बुनियादी ज़रूरतें आपकी पूरी हों, ठीक है। आपके पास खाने का ही नहीं है तो आप राजनीति के लिए क्या लड़ेंगे, सीधी सी बात है। इनके कहने का मतलब ये है, रोटी, कपड़ा और मकान और स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, मतलब आपकी जो बेसिक बुनियादी चीज़ें उसमें आप सक्षम हो, तभी आप राजनीतिक अधिकार मांग लेंगे। अब मतलब रोटी मतलब खाने का अधिकार, आपके पास कोई मतलब काम करने का साधन है ही नहीं, आपके पास पैसे का कोई साधन है ही नहीं, तो आप राजनीति के बारे में क्या बात करेंगे। कुछ तो होना चाहिए आपके पास जीने खाने का, आप घर से जब संपन्न होते हैं तभी राजनीति करते हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। फुटपाथ पर रहने वाले और बुनियादी ज़रूरतों को पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। देखिए ये बात सामने आकर के ये कह रहे हैं क्या कि आपके पास जब खाने का, जीने का लाला पड़ा हुआ है तो आप राजनीतिक अधिकार का मूल्य क्या समझेंगे, वो आपके लिए कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थितियाँ जैसी कतिपय सुविधाएं चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज उन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया कर रहे हैं। कुछ देशों के नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, मतलब जिनके पैसे का आय बहुत कम है, जिनकी मजदूरी बहुत कम है, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य देशों से में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं ताकि वे अपना बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए कुछ अन्य कार्रवाइयों के तहत हाल में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। ये मनरेगा की बात कर रही है कि जो 300 दिन आपको मतलब रोजगार देने की एक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये मनरेगा की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनके कहने का मतलब ये है कि जो लोग बेरोजगार होते हैं उनको सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है, ठीक है, न्यूनतम भत्ता पाते हैं। वो वही लिख रहे, वही बात कह रहे हैं कि कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं, ये लाइन वही कह रही है बेरोजगारी भत्ता के बारे में। आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के कुछ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों की भी मान्यता दे रही है, ठीक है। तो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ लोगों के सांस्कृतिक दावों की मान्यता दे रही है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि बहुत सारे मतलब जो भी सांस्कृतिक आपके परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं उनके संरक्षण के लिए भी राजनीति में बात होती है, ठीक है। जैसे जैसे कहीं किसी वन्य जीव, ऐसे समझिए जैसे कहीं वन्य जीव जनजातियाँ हैं तो उनके जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके संरक्षण की भी बात करते हैं, ठीक है।
अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार। तो आपको पता ही है कि जो भी जहाँ भी रह रहा हो पूरे देश में, तो उसकी जो बेसिक लैंग्वेज है ना, उसकी जो मतलब मूलभूत लैंग्वेज है, उसकी घरेलू जो लैंग्वेज है, उसमें उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। कोई इंग्लिश में पाना चाहता है तो इंग्लिश में, कोई हिंदी में पाना चाहता है तो हिंदी में, ठीक है। अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने के लिए अधिकार को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। देखिए ये बात जो करें ना अपनी भाषा और संस्कृति को, तो वही बात जो मैंने आपको कहा ना कि अगर कोई जनजातीय क्षेत्र में है या जो कोई जनजातियां हैं, वो अपने अधिकार, वो अपने मतलब संस्कृतियों को बचाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में भी अधिकतर बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जनजातीय क्षेत्र में है और उसकी कुछ जनजातीय संस्कृतियां हैं या उसके कुछ अपने परंपराएं हैं, तो उनको अगर हम लोग ख़त्म करेंगे, तो जब उसका जनजातीय मतलब चीज़ें ख़त्म होंगी, तो सीधी सी बात है उसकी खुशी छीन ली जा रही है एक तरीके से, ठीक है। जो उसकी परंपराएं हैं, जब उसको वो मनाता है, उन त्योहारों को या पर्वों को मनाता है, तो उससे उसको उसके जीवन में उसको खुशी आती है, उसको लगता है कि हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को मना रहे हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी ही होगी। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक यह स्थितियां भी न्यायोचित दावों को अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है बाबू कि इनके कहने का मतलब ये है ना कि ये जितना भी अधिकार है, अब वो अधिकारों का क्षेत्र और दायरा बढ़ रहा है, लोग और भी जागरूक होकर अपने अधिकारों को मांग रहे हैं और उनकी सूची बढ़ती जा रही है। और ऐसी बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य है जिन्हें प्राथमिकता देनी ही है, ठीक है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक उन स्थितियों को न्यायोचित दावों का तो अधिकारों के रूप में मान्य की जा सकती हैं, ठीक है, जा रही हैं। अब देखते हैं कि अधिकार और जिम्मेदारी। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं वह खास तरीके से काम करें, बल्कि हम सब भी जिम्मेदारी आयद करते हैं अधिकार के लिए टिकाऊ विकास यानी कि सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं का मामला ले। हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि इसके लिए न केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों को ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों के भी बारे अच्छा करें जो हम सब के लिए बेहतर है। ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोक कर हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखना और आदि ऐसी चीज़ें जो सबके लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपने भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए भी आवश्यक करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है। इसके इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकते। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बाबू, ये सतत पोषणीय विकास की बात कर रहे हैं। सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिसमें उन सभी चीज़ों का संरक्षण किया जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को, भावी पीढ़ियों के लिए खतरा महसूस हो। जैसे अगर हमको पानी का खतरा महसूस हो रहा है कि हमारे जीवन तक तो पानी रहेगा, लेकिन हमारे बच्चे जो आएंगे उनके लिए पानी का खतरा हो जाएगा, शुद्ध पानी उनको नहीं मिलेगा। तो पानी के संरक्षण की बात ये कर रहे हैं, हवा के संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है, हरियाली की बात कर रहे हैं, ओजोन परत की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात बाबू, ये सारी बात घूम फिर के पहुंच रही है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब अगर एक शब्दों में समझना हो तो हम उन सारी चीज़ों का संवर्धन किया जाए, उन सारी चीज़ों का संरक्षण किया जाए जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए खतरा हो। जैसे लगे कि हम संकटग्रस्त हो जाएगी हमारी वो पीढ़ियाँ, उनको वो चीज़ें सही उपलब्ध नहीं हो पाएंगी और उनका विकास किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उनका देखभाल किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई खतरा ना हो। तो वही है बाबू सतत पोषणीय विकास, ठीक है। तो अधिकार और जिम्मेदारी में ये कह रहा है कि आपका अधिकार तो है, उस चीज़ को आपका इस्तेमाल करना वो आपका अधिकार है, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण करना वो आपकी जिम्मेदारी है। अधिकार और जिम्मेदारी की ये जो हेडिंग चल रही है ना, इस हेडिंग का मतलब सिर्फ इतना है, ये कहना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस चीज़ का इस्तेमाल करना, उस चीज़ का उपयोग करना तो आपका अधिकार है ही, लेकिन आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने बच्चों के बच्चों के लिए उनका संरक्षण करना ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है।
दूसरे अधिकार यह अपेक्षा करते हैं कि मैं लोगों के अधिकार का सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं मुझे विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरों को भी यह अधिकार देना होगा। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहने, संगीत सुनने के दूसरों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी देने का से बचना होगा। मुझे भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत सुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार इस्तेमाल करके पड़ोसी की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में मेरे अधिकार सबके लिए बराबर हैं और एक ही अधिकार के सिद्धांत है से सीमाबद्ध हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि मतलब आप जो कुछ भी चाहते हैं ना, कि जो मतलब आप अपने पसंद का गाना सुनिए, ठीक है, ये सुन आपका अधिकार है कि वो आपके पसंद का गाना आपको सुनना है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके नापसंद का गाना बजा रहा है तो उसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपको हिंदी गाना पसंद हो तो आप सुनिए, अगर किसी को भोजपुरी गाना पसंद है तो आप ये नहीं कह सकते कि तुम बंद कर दो, हम भोजपुरी नहीं सुनने देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कोई भोजपुरी सुन रहा है तो भोजपुरी सुने, कोई तेलुगु सुन रहा है तो तेलुगु सुने, कोई मराठी में सुनना चाहता है मराठी में सुने, कोई कन्नड़ा में सुनना चाहता है कन्नड़ा में सुने, कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है इंग्लिश में सुने, ये सब उसका अधिकार है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको जैसा महसूस होता है ना हर चीज़ के बारे में, सहानुभूति और समानुभूति दोनों चीज़ें यहाँ पे बातें की जा रही हैं कि उसके अंतर्गत ही ये सीमाबद्ध है वो चीज़ें, ठीक है। अगर आप किसी को अगर आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता है, तो ऐसे सामने वाले को भी जब आप टोकेंगे तो बुरा लगेगा। तो उनके कहने का मतलब ये है ना कि हर चीज़ एक सीमाबद्ध तरीके से है, ठीक है। तीसरी बात कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति में हमें अधिकारों का संतुलन करना होता है। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन अगर मैं घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति को उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूँ और उसे इंटरनेट पर डाल दूँ, तो यह उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है। चौथे नागरिकों, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि आपको फोटो लेने का अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करने का अधिकार नहीं है। आप फोटो ले सकते हैं लेकिन सामने वाले से पूछ करके, ठीक है। चौथे, नागरिकों को अपने अधिकार पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना होगा, यानी कि जागरूक रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई बार सरकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगा रही है। नागरिकों के अधिकार और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध हमें अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाए तो क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिक की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या इसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियों देखने या फ़ोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए उसे यातना या सहारा लेने की दिया जा सकता है? ऐसी स्थिति में तो यह सवाल उठता ही है कि संबद्ध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं पैदा कर सकता। गिरफ्तारी लोगों को कैसे भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कसौटी करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका सामना आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोज सकती हैं जिनके लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण की, ठीक है। इसलिए हम जानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बाबू, ये सारी बातें जो कह रहे हैं ना, फिर एक वाद विवाद संवाद में क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के अधिकार वहाँ खत्म हो जाते हैं जहाँ वो दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, आपके अधिकार वहीं तक हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। जैसे वो बात लिखी हुई है, आपको फ़ोटो लेने का अधिकार है, आप कुछ भी फ़ोटो ले सकते हैं, प्राकृतिक फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कहीं भी फ़ोटो खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, लेकिन
किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो नहीं खींच सकते हैं आप कि जिससे अगर किसी सामने वाले को आपत्ति हो रही कि ये व्यक्ति मेरा फोटो क्यों खींच रहा है, ठीक है, तो वो वो कह रहा है कि वहाँ पे आप सीमाबद्ध हैं, इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हम लोग ये पढ़ते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया। इस घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा में सभी सदस्य देशों में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया। सामान्य सभा में देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए उसे विशेष तौर पर विद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने और पढ़ने और पढ़वाने का आह्वान किया। मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना, ठीक है, मानव अधिकारों को विश्वव्यापी कुछ घोषणा है, उसकी प्रस्तावना ये है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा और उसके सम्मान अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय की शर्तों, न्याय तथा शांति की आधारशिला है, ठीक है। इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि मानव परिवार में जो सभी सदस्य हैं वो स्वाभाविक सबकी अपनी अंतर्निहित गरिमा है, ठीक है, सबके अपने कुछ आत्मसम्मान है, ठीक है, और उनके समान एवं अजात अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शर्तों की आधारशिला है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला क्या है? जो भी गरिमा, सबके स्वाभाविक गरिमा है, और उसमें जो हमारे अधिकार की प्रतिष्ठा है ना, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है, ठीक है। चूंकि मानव अधिकारों के उपहास एवं अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफल हुए हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि ऐसे एक विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण, विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सके, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि सबके अंदर भाषण देने का अधिकार है, मनुष्य इसमें सभी मनुष्य भाषण, विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव के मुक्त में प्राप्त कर सके, मतलब किसी को डर ना लगे। तो ये अगर किसी को डर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो शांति से जी रहा है, ठीक है। अभी आगे वाली जो लाइन आई थी ना कि स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है, तो उसी की बात कर रहा है कि जब आपको भय नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत मन से चलेंगे, आप स्वतंत्र महसूस करेंगे, गाना गाएंगे, ठीक है, तो विश्वास आपके अंदर होगा, लेवरेज होंगे विश्वास से, तो यही बातें कर रहे हैं, मुक्ति प्राप्त कर सके, और जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। हर व्यक्ति चाहता है कि ठीक वह स्वतंत्र महसूस करे, और वह उसका अगर कहीं वो गलत, उसके साथ कोई गलत करता है तो उसको न्याय मिले, और वह शांति के साथ रह सके, मतलब उसको कोई प्रताड़ित ना करे, ठीक है, उसकी शांति को कोई भंग ना करे। तो ये तीन बातें जो हो रही हैं उसी बेस पे ये चल रहा है। चूंकि यह आवश्यक है मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होती है। देखिए ये बात बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अगर मान लो कोई सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई है, या कोई सरकार है वो आप पे अत्याचार कर रही है, तो वो क्या कर रहा है कि मनुष्य को अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह ना करना पड़े, मतलब इतना क्रूर शासन करने लगे वहाँ की सत्ता कि आपको विद्रोह करना पड़े कि हम इस सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते हैं, और लोग जैसे माओवादी बन जाते हैं, मतलब शस्त्र उठा लेते हैं सरकार के विद्रोह में, ऐसा ना करना हो कहीं पे। इसीलिए विधि के शासन द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। जो अपना विधि का शासन है, जो अपने संविधान का विधि का शासन है, वो अपने मानवाधिकारों की रक्षा करता है। जैसे कोई हनन करता है तो सरकार को, न्यायालय उसको नोटिस देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चूँकि राष्ट्रों के मध्य मित्रता पूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। चूँकि राष्ट्र चूँकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने देशों के घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरुषों तथा महिलाओं में समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक जीवन की प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है, ठीक है। सीधी सी बात है, जो कहते हैं ना समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत पुरुष और महिलाओं को दोनों को समान मतलब समानता की बात की जा रही है यहाँ पे,
और मनुष्य की सबकी अपनी गरिमा होती है और उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत मानवाधिकार हैं। तो वही बात कर रहा है कि उसको सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया गया है। चूंकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल्य स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान का तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूंकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अतः आज संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों के विश्वजनित घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में एतद घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र पर सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यम द्वारा प्रोत्साहित करेगा और विकासोन्मुख होगा और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सार्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले देशों के जनता के बीच स्थापित करेगा। ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। इनके कहने का मतलब ये है ना कि जो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र की प्रस्तावना है, ये विश्वव्यापी घोषणा पत्र की प्रस्तावना है कि जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि सबके अधिकारों का जो मतलब एक संरक्षण करेगी सरकार और समानता के अधिकार के अंतर्गत सबको देखेगी। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा अधिकार। आज के लिए बस इतना ही और अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है।